शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर आप इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप ये समझ लें कि 40 to 50% आपका जो कोर्स है वो बोर्ड का कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 2 से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चैप्टर का नाम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैप्टर के जो नाम है वो क्या है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है साख्त। बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं इसी चैप्टर के अंदर। दूसरा ऑर्गेनाइज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बना हुआ है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो एक्सटर्नल। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी की बात भी करेंगे और एनाटॉमी की भी बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक्सटर्नली बना हुआ है और किस तरह से इंटरनली बना हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन से पार्ट किस तरह से बने हुए और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे पहला टॉपिक 2.1 है हमारा, वो है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल क्या चीज़ है। बायोलॉजी में बेसिकली हम सेल को जो कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं खलिया, और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हमारे पास सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कम से कम जो हिस्सा है वो छोटे एक सेल पर बना हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इंसान ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो। इसके ऊपर मुख्तलिफ डिस्कवरीज हुई। ये बात इतनी आसानी से नहीं पता चली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क आउट किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, स्टेटमेंट दिया है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी के, जो आपके नोट्स में और बुक में मौजूद है, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले किसने स्टडी किया? सबसे पहले जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस वक्त प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जा रही थी, इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई इनमें आपस में ताल्लुक है। एरिस्टोटल साहब ने इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि रिलेशन कैसा है, क्यों है, कुछ प्रूफ कुछ भी नहीं। एरिस्टोटल साहब ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट और एनिमल का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। इस बात पर बाद में फोकस किया गया कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है तो इनमें यकीनन कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी सेम होगा, तभी तो जाकर रिलेशन सेम है। तो उसके बाद दूसरे साहब थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने बेसिकली, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया प्रॉपरली। इसके बाद लोगों ने स्टडी तो बहुत किया, मगर रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया। सेल को डिस्कवर करने का इनका तरीका यह था कि इन्होंने माइक्रोस्कोप को लिया। अब माइक्रोस्कोप क्या चीज है उसको हम देख लेते हैं अभी कि माइक्रोस्कोप 1610 में फिजिक्स के एक साइंटिस्ट गैलीलियो साहब ने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम तमाम वो पार्टिकल्स देख सकते हैं जो हमें अपनी आम आंखों से नजर नहीं आता। एनीथिंग विच कैन बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, सीन बाय माइक्रोस्कोप।
थर्ड साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्कआउट किया, सॉरी रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, रॉबर्ट हुक साहब ने एक हमारे प्लांट लिया, प्लांट को उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया, तो उस वक्त उन्हें इसके अंदर स्मॉल रूम्स नजर आए, माइक्रोस्कोप में इन्होंने छोटे छोटे रूम्स देखे। उस वक्त इस बात पर कुछ पता नहीं था कि क्या सेल है और क्या नहीं है। जब ये स्मॉल रूम्स को इन्होंने उस वक्त नाम दिया सेलुलाई, सेलुलाई, बाद में इस सेलुलाई का नाम कन्वर्ट होकर सेल पड़ा। रॉबर्ट हुक साहब was the first scientist who said celluli it is the small room present in all living organism, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे स्मॉल यूनिट है, वो एक सेल है। इसके बाद जब मजीद डिस्कवरी हुई, मजीद रिसर्च होनी शुरू हुई, तो एक और साइंटिस्ट लेवेनहुइक साहब आए। लेवेनहुइक साहब ने एक नई रिसर्च दी, इन्होंने डिस्कवर्ड टिनी पार्टिकल्स। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को अपनी तरह से इस्तेमाल किया। गैलीलियो वाले माइक्रोस्कोप को इन्होंने मजीद मॉडिफाई किया और उसके बाद इन्होंने कुछ टिनी पार्टिकल्स, टिनी एनिमल्स जो आम आंखों से नजर नहीं आते, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे वो थे जो इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। उस वक्त इन्होंने उसका नाम रखा एनिमल क्यूल्स, उस वक्त इन्होंने उसका नाम रखा एनिमल क्यूल्स। लेवेनहुइक साहब 1632 से लेकर 1723 तक इनकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट इसके ऊपर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का नाम 1842 में ड्यूट्रोचैट साहब ने किया। ड्यूट्रोचैट साहब ने क्या किया, प्लांट को नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया और वही रिजल्ट जो रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था वही देखा। स्मॉल रूम्स अंडर द माइक्रोस्कोप के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आना शुरू होगा माइक्रोस्कोप में। इसके बाद कुछ मजीद रिसर्च हुई, ये कंपार्टमेंट से आगे, मतलब सेल से बात आगे बढ़ी। सेल से बात क्या आगे बढ़ी, सबसे पहले मिथाइस शिलाइडन साहब आए। मिथाइस शिलाइडन साहब वाज द बॉटनिस्ट, ही वाज द फेमस बॉटनिस्ट, और इन्होंने प्लांट के अंदर सेल को डिस्कवर कर लिया। प्लांट के अंदर, मतलब ये क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने रॉबर्ट हुक की बात को फॉलो करते हुए आया और उन्होंने देखा कि यार प्लांट में ऐसा है या नहीं है, तो इन्होंने दोबारा उस स्टेटमेंट को सही करार दे दिया कि रॉबर्ट हुक साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि प्लांट जितने भी हैं सब के सब बेसिक यूनिट स्मॉल यूनिट से बने हुए हैं, स्मॉल सेल से बने हुए हैं। मजीद इसके ऊपर रिसर्च हुई। एक साइंटिस्ट आए थियोडार शॉन। थियोडार शॉन साहब जो है ये ही वाज द फेमस जोलॉजिस्ट, एनिमल्स के ऊपर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने यही स्टडी एनिमल्स के ऊपर की। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ प्लांट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से बना हुआ है, बल्कि एनिमल्स भी ऐसे ही हैं जो स्मॉल यूनिट ऑफ द सेल से बने हुए हैं। बट एक चीज थियोडार शॉन साहब की स्टेटमेंट में चेंज थी, वो क्या थी कि मिथाइस शिलाइडन साहब ने एक प्लांट सेल के ऊपर वॉल देखी थी जिसका नाम सेल वॉल रखा गया था, बट थियोडार शॉन साहब एनिमल सेल के अंदर उस सेल वॉल को देखने में नाकाम रहे। अभी तक यहीं तक की स्टेटमेंट है। बाद में ये चीज हमें पता चला कि प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। बट जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन दोनों सेल में इख्तिलाफ था। सेल पे तो दोनों बने हुए थे, बट एक बात क्लियर हो गई थी कि एनिमल और प्लांट जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए मुख्तलिफ है कि इन दोनों के सेल का स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है। एक में सेल वॉल मौजूद है और एक में सेल वॉल मौजूद नहीं है। मजीद इसके ऊपर बात यह की गई कि ये सेल बढ़ते किस तरह से हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट का नाम रडल्फ विर्को। रडल्फ विर्को साहब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बन रहा है, 5 सेल 10 सेल, मतलब इनकी तादाद बढ़ रही कैसे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ अपनी उम्र, अपना साइज और ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब यकीनन सेल भी बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये बात कही कि सेल कहीं से नहीं आ रहे, बल्कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पुराना सेल मौजूद है वही अपने आप को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये एक सेल है, ये एक सेल अपने साइज को पहले थोड़ा बड़ा करेगा, अपने साइज को थोड़ा बड़ा करने के बाद अपने न्यूक्लियस को, अब न्यूक्लियस क्या चीज होती है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी अपने न्यूक्लियस को बैंड करना शुरू करेगा और 2 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू करेगा, और फाइनली ये सेल अपने आप के न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड करेगा और उसके बाद आखिरी में क्या हो जाएगा, ये सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ बताया गया था, कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था इसका। रडल्फ विर्को साहब ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा होता है कि एक सेल अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, बट इनकी बात को एक्सपेरिमेंटल तौर पर प्रूफ करने वाले साहब का नाम है
लुईस पास्चर साहब ने रुडोल्फ विर्को के एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया। ये सारे साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन सब की बात को हमने एक जगह समराइज करके 3 पॉइंट्स निकाले, जो 3 बेसिक पॉइंट है, सेल थ्योरी कहलाता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में ये। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक सेल से बने हुए हैं या बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ये बात क्यों कही गई? इनके बेस पर लिवेनहुइक साहब ने कहा था कि एनिमल क्यूज जो हैं ये मुझे ज्यादा सेल नजर नहीं आ रहे, ये मुझे सिर्फ एक सेल। क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, तो बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद पूरा एक सेल है, लिहाजा इनको बहुत सारे रूम्स नजर नहीं आए। तो इनके बेस पर ये वाला पॉइंट 1 और मोर कहा गया। वरना हम तो जितने को देख रहे हैं, प्लांट को देखा बहुत सारे रूम्स, एनिमल्स को देखा बहुत सारे रूम्स मिल रहे हैं, बहुत सारे सेल मिल रहे हैं, बट हमने 1 क्यों लिखा? लिवेनहुइक साहब ने कहा था कि एनिमल्स क्यूज जो है हमारे पास, जिसको बाद में बैक्टीरिया बोला गया, ये सब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें मुझे एक से ज्यादा सेल नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा हमने पहला पॉइंट लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट। सेल बहुत छोटा है, लाजमी सी बात है, जब माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है तो छोटा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो हमें इंसान का, जानवर का और प्लांट का जिस्म नजर आ रहा है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल फंक्शनल यूनिट का भी काम कर रहे हैं। इस पॉइंट को थोड़ा समझने की जरूरत है हमें। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल कैसे है? मिसाल के तौर पे एक इंसान को कंसीडर करते हैं। इंसान का एक हाथ एक काम कर रहा है, जबकि ये एक हाथ, और अगर आप सपोज दैट हैंड सेल और हेयर सेल, अगर किसी इंसान के, एक ही इंसान के आप हाथ के सेल को लें और हेयर के सेल को लें तो इन दोनों के सेल में कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा इन दोनों के सेल में। बट अगर गौर करें तो एक क्या कर रहा है? हाथ का काम कर रहा है, दूसरा हेयर बनाने का काम कर रहा है, तीसरे की बात कर लेते हैं, ब्लड सेल का काम कर रहा है। तो इस बेस पर हमने ये कहा कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर उसके तमाम जो ओवरऑल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो उसका ब्लड ग्रुप है या जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, वो सारे इस न्यूक्लियस पर मौजूद होता है। इस न्यूक्लियस के पास ये मैसेज होता है कि तुम्हें ब्लड सेल बनाना है, तो न्यूक्लियस अपने पास से सिर्फ और सिर्फ वही केमिकल्स शेयर करेगा, वही केमिकल सीक्रेट करवाएगा, वही हार्मोन्स बनवाएगा जो ब्लड का काम करते होंगे। सेल वही है, सेल में फर्क नहीं है। जबकि अगर हेयर के पास जाएंगे तो इसके न्यूक्लियस के पास क्या मैसेज आया होगा कि तुम्हें हेयर बनाना है, तुम्हें इस तरह की प्रोटीन्स को अरेंज करके हेयर बनाना है। जबकि थर्ड हमारे पास हैंड सेल, इसी तरह नेल्स के सेल है, हमारे पास स्किन के सेल है, इन ऑल बोन्स के सेल हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल मौजूद हैं, नेफ्रॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, लैंगरहैंस सेल्स हो गए, ये सारे सेल के पास न्यूक्लियस के ऊपर मैसेज मौजूद होता है कि तुम्हें क्या काम करना है। इसीलिए हमने कहा कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट, कि फंक्शन जो परफॉर्म करवाता है वो भी सेल करवाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब भी यही है कि कुछ सेल को ब्रेन बनना है, कुछ सेल को आइज बनना है। अब अगर हम कंसीडर करें कि पेरेंट से, मेल से हमारे पास एक सेल आता है, फीमेल से एक सेल आता है, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ये एक ही सेल होता है, फिर एक सेल 2 से होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब इस तरह ये मल्टीप्लाई होता है तो इन सारे सेल में काम अलग अलग कैसे डिवाइड होता है? बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल ही काम डिवाइड करता है कि सब सेल को मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हें आंख बनना है, तुम्हें ब्लड बनना है, तुम्हें स्किन बनना है, तुम्हें हेयर बनना है, तुम्हें नेल्स बनना है। और ये सेल अपने अपने काम पर डिवाइड होकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। पहले स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद फंक्शन परफॉर्म होता है। दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट पॉइंट हमारा रुडोल्फ विर्को वाली बात है कि न्यू सेल जो है वो कहां से आते हैं? आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुराने सेल मौजूद हैं उनकी डिवीजन से नए सेल बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 2.2
नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का 2.2। ये हमारे पास जो टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली ऐसा माइक्रोस्कोप होता है, लाइट का मतलब होता है बेसिकली रोशनी, कोई सोर्सेज ऑफ लाइट, और माइक्रोस्कोप का मतलब माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, स्कोपिन का मतलब होता है टू सी, छोटी चीजों को देखना है। किसके जरिए देखना है? लाइट के जरिए। लाइट माइक्रोस्कोप हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए हमें सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए। इन द सेम वे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या चीज है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखना है इन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के जरिए से हमें छोटी चीजें देखनी है। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले चार हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं? आपको इंग्लिश का वर्ड है, बहुत आसान है, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, किसी भी चीज को बड़ा करना। अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, मोबाइल में हम किसी भी इमेज को जूम करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। इसका मतलब हमने उसको मैग्नीफाई कर लिया। या आपने कैमरे के अंदर सुना होगा कि मेगापिक्सल, तो कैमरे का जो बेसिकली मेगापिक्सल है वो इमेज को कितना जूम कर सकता है और इमेज को कितना फाइन रख सकता है, उस पर हम बात करते हैं कि वो मैग्निफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये एक सेल है, या ये समझ लें कि ये एक सेल है। ये एक सेल जो बिल्कुल छोटा सा है, हमें सही तरह से नजर भी नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोप में जाने के बाद ये सेल हमें प्रॉपर इस तरह का बिल्कुल नजर आएगा, और ये सेल है अमीबा। इज इट क्लियर? ये इस तरह का पार्टिकल जो हमें सही से नजर भी नहीं आ रहा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमें पूरा अमीबा नजर आता है प्रॉपर तरह। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई का मतलब ये होता है कि किसी भी इमेज को ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई करना। दूसरी चीज होती है, अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप की बेसिकली मैग्निफिकेशन कितनी होती है? 1000 टाइम्स। मतलब अगर कोई इमेज इतनी बड़ी है तो इसको 1000 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप। इतनी छोटी सी इमेज को 1000 गुना बड़ा हम इमेज कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। सेकेंड चीज समझनी है रेजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन को हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा आपको सही से समझना पड़ेगा कि किसी भी इमेज में, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इमेज है बट हमें वो देखने में एक ही इमेज लग रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास एक सर्किल है और इसके अंदर, ये हमारे पास एक सर्किल है और इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, बट ये आपको देखने में कैसा लग रहा है? ये आपको सिर्फ एक सेल नजर आ रहा है। क्यों एक सेल नजर आ रहा है? क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा रिजॉल्व नहीं हुआ। हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करके इसको जब जूम करते हैं तो हम लाइट माइक्रोस्कोप में इस इमेज को इस तरह से देखते हैं। जो हमें इस तरह का सर्किल नजर आ रहा था, जब हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, मजीद जूम कर रहे हैं, तो उसकी इमेज अलग अलग जो है वो हमें नजर आ रही है। लिहाजा इमेज बेसिकली है इस तरह की, बट हमें इस तरह का नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसको सही से जूम नहीं किया, सही से इसकी रिजॉल्व नहीं किया। दैट्स वाई। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब बेसिकली किसी भी दो इमेज को अलग कर देना। मतलब 4, 5, 6 इमेज है, वो हमें सही से समझ नहीं आ रही, तो उसे अलग अलग कोई कैमरा, कोई माइक्रोस्कोप उसको कितना अच्छा सेपरेट कर सकता है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो होती है 0.2 मीटर। रिजॉल्विंग पावर इसकी इतनी खास नहीं होती है जिसकी वजह से आप बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल या वायरस का जेनेटिक मटेरियल या किसी एलिमेंट को, केमिस्ट्री में आप जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस होते हैं उनको आप प्रॉपर तरह से स्टडी नहीं कर सकते लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा नहीं होती है। देन थर्ड चीज हमें देखनी है लेंस। लेंस क्या चीज होती है? जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी केमिस्ट्री के लैब में, इस तरह का एक मैग्नीफाइंग गिलास होता था और उसके ऊपर में जब हम इसको देखते थे तो हमें कोई लेटर जो वो बड़ा नजर आता था कि अगर एक लेटर इतना बड़ा सा तो इसके अंदर इतना बड़ा नजर आएगा। इस लेंस को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के लेंस होते हैं। जैसे आप कोई अगर शख्स स्पेक्टिकल यूज करता है, अगर ग्लासेस यूज करता है तो उसके लेंस का कोई पावर होता है। तो
उसकी शीशे पर जो पावर लगा हुआ होता है वो लेंस का पावर होता है कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है या करीब की नज़र कमज़ोर है। लेंस बेसिकली गिलास के ऊपर हम उसको एमिटमेंट कर रहे होते हैं, उसकी डिस्टेंस को, फोकस को एडजस्ट कर रहे होते हैं और उस इमेज को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंस मौजूद होते हैं। एक होता है आई पीस, ये आप लोगों की, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 28 पर आपका माइक्रोस्कोप मौजूद है, बुक में आप देख लीजिएगा। दो लेंस मौजूद होते हैं, एक होता है आई पीस जहां पर इंसान आंख को रखकर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हम किसको बोलते हैं? जहां पर हमारी इमेज होती है वहां पर बिल्कुल एक लेंस मौजूद होता है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस हम इसे कहते हैं। लास्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है किसी भी पार्टिकल को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करना। किसी भी पार्टिकल को, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्जाई हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई भी हो, उसको अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं कि उसकी सेल वॉल कैसी है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये सारी चीजें जो होती हैं माइक्रोस्कोपी कहलाती हैं। माइक्रोस्कोपी इज नॉट अ पार्ट, इट्स अ टर्मिनोलॉजी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इमेज को, सबसे पहले तो ये समझ लें, इमेज को हम आंखों से लेंस पर नहीं देखते हैं। जैसे ये हमारे पास आई पीस मौजूद है, तो इस आई पीस पर हम अपनी फिजिकली अपनी आंख को रखते हैं और इमेज को, लाइट पास होती है पार्टिकल पर और उसके बाद वो इमेज हमें हमारी आंखों तक पहुंचती है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन इज हैजरस, इलेक्ट्रॉन खतरनाक है आंखों के लिए, इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह नहीं देख सकते। एक बीम टाइप हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहां पर हम अपने पार्टिकल्स को रखते हैं और यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट होती है। जिस तरह से आपने कभी एक्सरे में देखा होगा कि आप एक्सरे मशीन के पास से एक मशीन होती है, आपको सिर्फ खड़ा करता है और थोड़ा देर बाद कहता है हट जाएं आप, आपकी बॉडी के अंदर से रेज गुजरती है और आपकी इमेज के जो स्केलेटन है, लंग्स का स्केलेटन, रिब्स वगैरह या स्कल, ये सब उस एक फोटोग्राफिक शीट पर छप जाता है और हमें फिर पता चलता है कि कोई फ्रैक्चर है या नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, पार्टिकल हमने यहाँ रख दिया और यहाँ लगा दिया हमने फोटोग्राफिक प्लेट। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स इस पार्टिकल से टकराए और इस पार्टिकल को यहाँ पर उसने इमेज की तरह से बिल्कुल प्रिंट कर दिया और ये फोटोग्राफिक प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर मतलब एक फिल्म से कन्वर्ट कर देते हैं, एक एलईडी से कन्वर्ट कर देते हैं और यहां से देखने वाला इलेक्ट्रॉन जाने वाला इस पे प्रिंट होता है और हमें इमेज एलईडी में नजर आती है, प्रोजेक्टर में नजर आती है हमें इमेज। इसके अलावा हमें इमेज डायरेक्ट अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, आई पीस वाली कंडीशन इसके अंदर नहीं हो सकती है। अच्छा, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खूबियों की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली किसी भी इमेज को लाइट माइक्रोस्कोप वाली इमेज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट माइक्रोस्कोप ने इस इमेज को, एक इमेज है, लाइट माइक्रोस्कोप ने इस इमेज को 1000 टाइम बड़ा कर दिया। एग्जाम्पल है, लाइट माइक्रोस्कोप में ये इमेज इतनी बड़ी है, यही इमेज अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने की वजह मैंने भी आपको बताया क्या थी, रिजॉल्विंग पावर के लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हमें यह बनाना पड़ा। तो इसकी रेजोल्यूशन मैं आपको बता दूं कि 0.2 nm ये मीटर में है और ये नैनोमीटर में है। नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9। मैं आपको एक चीज छोटी सी समझा देता हूं, ये है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 1 मीटर का स्केल। फॉर एग्जाम्पल ये 1 मीटर स्केल है, इसके आपको पार्टिकल, इसको आपको इतने टुकड़े करने हैं, इतने, इस स्केल के जब आप इतने टुकड़े करेंगे तो उसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रॉपर तरह से दिखा सकता है बगैर इमेज को खराब किए। That is the benefit or facility of electron microscope. That's why it was discovered and it's very benefited for elements, reactions and genetic material, DNA वगैरह। ये सारी जो चीजें हैं इसको देखने के लिए हमारे पास बहुत benefited है। Now नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 2.3 चैप्टर नंबर 2 का थर्ड टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं,
उसको हमें एनालाइज करना है। हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आए सेल के, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल एक ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, while it is absent in animal cell। सबसे पहले, इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में ये बात बताई है कि हमारे पास जो श्वान साहब थे, उन्होंने क्या कहा, श्वान साहब ने ये कहा कि मैंने स्मॉल कंपोनेंट्स तो देखे, स्मॉल रूम्स तो देखे सेल के अंदर, बट मैंने किसी किस्म की सेल वॉल उसमें नहीं देखी है। तो वही वाली बात यहाँ पर कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट और बैक्टीरिया और फंजाई में होता है। अब होता क्या है, सेल वॉल बेसिकली एक सेल के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट, ठीक है, डेड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, शेप मेंटेन करती है, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड कर रही होती है। इसके बाद अब बात करते हैं कंपोजिशन की, बनी हुई किससे होती है। प्लांट सेल वॉल दो किस्म के केमिकल से बनी हुई होती है, एक होता है पैक्टिन और एक होता है सेलुलोज, ठीक है। पैक्टिन एक केमिकल है जो किसी चीज को हार्ड करता है, और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट का, कि बहुत लंबी चेन है शुगर की, उसको हम कहते हैं सेलुलोज। सेकेंड, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल ये भी पॉलीसेक्राइड से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ होता है। कार्ब्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, लंबी चेन होती है पॉलीसेक्राइड की, और इसके साथ साथ प्रोटीन से बना हुआ होता है बैक्टीरियल सेल वॉल। फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन शेप मेंटेन करवाते हैं ये। इसके अलावा कोई भी मटेरियल जो अंदर जाएगा वो इससे लाजमी सी बात है क्रॉस करके जाएगा, बट उसको इजाजत देने का काम सेल मेम्ब्रेन का, वो हम देखेंगे अभी। थर्ड है हमारे पास फंगल सेल वॉल, जो फंजाई की हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है, वो बनी हुई होती है सेलुलोज और काइटिन से। काइटिन भी एक हार्ड मटेरियल है, किसी चीज को हार्ड करने के काबिल है, हार्ड शेप मेंटेन करने का काम करता है। सेलुलोज और काइटिन, ये तीन किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है, और इनकी ये कंपोजिशन बेसिकली होती है। फंक्शन सेल वॉल का क्या होता है, डेड होती है, शेप मेंटेन करवाती है, किसी भी चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड देती, प्रोटेक्शन देती है, तहफ्फुज देती है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में पहली बार रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सेल के अंदर एक अजीब सा स्फेरिकल शेप देखा, उस वक्त इन्होंने उसका नाम रख दिया कि ये न्यूक्लियस है। बाद में इसके ऊपर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इट हैज ऑल द डेटा प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी डेटा है, जेनेटिक मटेरियल है, ये किस शक्ल में मौजूद होता है, ये होता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। क्रोमोटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल गुच्छा उलझा हुआ, और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। दिस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द स्पेसिफिक नंबर। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग नंबर में होता है, जिस मिसाल के तौर पे 46 इन ह्यूमन बीइंग, 26 इन फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल 48 इन चिंपैंजी एंड। अच्छा, एनिमल और प्लांट के अंदर डिफरेंट है, एनिमल में और प्लांट। मिसाल के तौर पे चिंपैंजी में भी 48 है और पोटैटो में भी 48 है, बट ऐसा नहीं है कि पोटैटो कभी चिंपैंजी बन जाएगा या चिंपैंजी कभी पोटैटो बन जाएगा, नहीं, क्योंकि प्लांट एक अलग स्टडी में आता है, एनिमल एक अलग स्टडी में आता है, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में इख्तिलाफ है, ठीक है। 46, 26। इसी तरह हमारे पास अनियन है, गार्डन पी में 8 होता है, और ड्रोसोफिला में 16 होता है, 14 होता है, अनियन में 16 होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, या आप ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट, कि जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्रोमोसोम्स 1 होता है, ओनली 1 क्रोमोसोम, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा इनमें क्रोमोसोम्स नहीं होगा। अब बात करते हैं ये क्रोमोसोम्स बना हुआ किससे होता है, मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए केमिकल कंपाउंड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर मौजूद है इसमें, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। ये हमारा आगे डिटेल में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जब कंबाइन होते हैं
तो वो बनाते हैं DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इस केमिकल से बना हुआ होता है हमारा क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग नंबर में होता है, बट सेम स्पीशीज में सेम नंबर होता है। मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है पूरी दुनिया में, जितने भी इंसान हैं, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा। पूरी दुनिया में जितने भी मंकी हैं सब में क्रोमोसोम्स 44 होगा। पूरी दुनिया में जितने भी चिंपैंजी हैं सब में 48। पूरी दुनिया में एक स्पीशीज की बात कर लें, पोटैटो पूरी दुनिया में जितना होता है सब में क्रोमोसोम्स 48 होगा। बहरहाल आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। थर्ड ऑर्गेनल्स हमारे पास मौजूद है। इसको एनिमल्स के अंदर बोला जाता है आउटर मोस्ट लेयर। क्यों आउटर मोस्ट बोला जाता है? क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, जबकि प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई में बोला जाता है कि सेकेंड लेयर है ये, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है बाहर और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। बट अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में तो सेल वॉल है ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहली लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन की है। तो एनिमल और प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, 3 कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूं जो हर किस्म के सेल में होगा। 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लिक मटेरियल होगा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये सारे जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे सब नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बट ये 3 चीजें दुनिया में जितने भी सेल मौजूद है सब में मौजूद होगा। बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किससे होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब फॉस्फोलिपिड क्या चीज है? फॉस्फेट ग्रुप, लिपिड, फैट, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। यहां पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा सकूं सही तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये एक एनिमल सेल है और इसमें डबल लेयर मौजूद है। इस डबल लेयर में मैंने इस पार्ट को आपको जूम करके दिखाया है, ये वाला हिस्सा कि किस तरह से बना हुआ। ऊपर साइड पर देखें, ये जो सर्किल है ये सारा सर्किल फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप PO4, जितने भी सर्किल हैं, और यहां पर भी PO4, और जो इसके ये 2 डंडियां नजर आ रही हैं आपको, ये कहलाती है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड, ठीक है, इनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, जबकि ये वाला एरिया होता है जो सेंटर वाला ये होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब कुछ एरिया पानी को अंदर आने की इजाजत देता है, कुछ नहीं देता है। यही वजह है कि हम सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को ये अंदर आने देगा और कुछ को अंदर आने नहीं देगा। और इसी तरह से बाहर जाने का भी यही प्रोसेस है कि कुछ चीजों को ये बाहर जाने देगा और कुछ चीजों को बाहर जाने नहीं देगा। अच्छा, ये पार्टिकल्स को अंदर किस तरह से करता है? ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन को यहां से थोड़ा सा एम्बेड करता है, पार्टिकल यहां आ जाता है। अगली डायग्राम में देखें, ये जो एम्बेड किया हुआ होता है, एम्बेड इस तरह का हो जाता है पार्टिकल यहाँ, उसके बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ टच हो जाती है और पार्टिकल अंदर आ जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब होता है निगल लेना, एंडो का मतलब अंदर की तरफ, किसी चीज को अंदर की तरफ निगल लेना। जिस तरह सेल को अंदर की तरफ इसने निगल लिया, दैट इज एंडोसाइटोसिस। फोर्थ हमारे पास है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमारे पास कुछ सब हेडिंग्स मौजूद हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या चीज है? सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है, गौर से समझिएगा। फ्लूइड लाइक मटेरियल नहीं है, जेली लाइक मटेरियल है। फ्लूइड ऐसा होता है जो बहने की सलाहियत रखता है, जेली बहने की सलाहियत नहीं रखता है। इन दोनों में फर्क है, ठीक है। 90% वाटर से बना हुआ है, 90% वाटर से बना हुआ है। इसके अलावा जो थोड़ा सा ये कंडीशन इसकी ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और इस जगह पर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस जगह पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कुछ राइबोसोम्स मौजूद हैं, वैक्यूल मौजूद है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है, क्या ये सेल के अंदर अगर लिक्विड हो, फ्लूइड हो, फ्लो हो, बहने की सलाहियत हो, तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कभी यहां आ जाता, कभी वहां आ जाता। बट ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स मौजूद हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो किसी चीज को उसकी जगह छोड़ने नहीं देता है। सबसे पहले 90% वाटर से बना हुआ होता है। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वाले हिस्सों में होता है। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है। जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने केमिकल्स को बनना है, सब साइटोप्लाज्म का काम है।
इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई हुई होती है। दो टाइप्स की होती है, एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। रफ का मतलब आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि रफ सरफेस होगा उसका, और स्मूथ का मतलब बिल्कुल प्लेन होगा, किसी किस्म के उसके अंदर कोई स्पोर्स नहीं होंगे, कोई रिस्क वो नहीं होंगे, राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, रफ में क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स क्या चीज है, राइबोसोम्स यहां पर हमारे पास है, ये देखें, राइबोसोम्स आर द मेन सोर्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स सेल के अंदर आजाद घूम रहे होते हैं, जैसे ये घूम रहे, कुछ राइबोसोम्स सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर बैठे हुए होते हैं, बट ये सारे राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करता है, प्लांट के अंदर जितने भी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एनर्जी बनाने का जितना भी प्रोसेस होता है, ये सारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स करवा रहा होता है। ये भी एम्बेडेड फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला हिस्सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से बैंड कर सकते हैं अंदर की तरफ, जिस तरह लूबिया का दाना आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उस तरह का होता है ये। और इसके अंदर मैट्रिक्स शेप मौजूद है, ये यहाँ पर क्रिस्टी है, ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें लिक्विड जो मौजूद होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड जो मौजूद होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जनरेट करने वाला जो बंदा है सेल के लिए वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपको एक बात इसके साथ साथ बताता चलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता है, लिहाजा उनके लिए एनर्जी कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन उनके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उनमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा बंदा है, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है, प्लांट में मौजूद होता है। तीन टाइप्स होती है इसकी प्लास्टिड की। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है हमारे पास ल्यूकियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह है कि क्लोरोफिल वाला हिस्सा होगा। क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह है क्लोरोफिल वाला हिस्सा होगा। क्लोरोफिल वाले हिस्से का मतलब प्लांट में जितनी जगह पर भी आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये सब क्लोरोफिल वाला पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर। और इनका फंक्शन होता है प्लांट के लिए लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड को बनाना। सेकेंड पार्ट है क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पार्ट है। ग्रीन कलर के अलावा प्लांट में आपको जो भी कलर नजर आ रहा है, येलो है, रेड है, पिंक है, व्हाइट है, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये बेसिकली प्लांट के अंदर फ्लावर्स में होते हैं, और फ्लावर्स में और फ्रूट में होते हैं। थर्ड है हमारे पास ल्यूकियोप्लास्ट प्लांट का कलरलेस, प्लांट के अंदर कलरलेस लिक्विड होता है जो बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। फूड प्लांट के लिए फूड को स्टोर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मेसोफिल। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स, जो अभी मैंने आपको ये बताया है कि क्रोमोसोम्स, तो सेंट्रियोल्स सेल का वही वाला हिस्सा है जो न्यूक्लियस के लिए क्रोमोसोम्स बनाने का काम करता है। 9 एरेज स्ट्रक्चर है, बुक में इसकी डायग्राम है। और फाइनली हमारे पास राइबोसोम, मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स बेसिकली प्लांट के अंदर एक फंक्शन है हमारे पास, के अंदर लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर लिक्विड मौजूद होता है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और हमारे पास वैक्यूल का जो फंक्शन है वो बेसिकली प्लांट के लिए सेल सैप का काम करता है। प्लांट सेल का सैप है ये, कि प्लांट को जब पानी की जरूरत होती है तो ये वैक्यूल से ले लेता है, जब ज्यादा होता है तो इस वैक्यूल में भर जाता है पानी बेसिकली प्लांट के अंदर। ये हमारे पास आज जो हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेकंड हमने देखा लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और थर्ड हमने तमाम बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आज डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।